दोस्तों, मैं एम एस ब्राह्मणी, माय यूट्यूब चैनल एम एस ब्राह्मणी एजुकेशन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम मध्य प्रदेश के जियोग्राफी को स्टार्ट करने वाले हैं। मध्य प्रदेश के जो बेसिक पॉइंट थे जो हमने किया है पिछले वीडियो में, ठीक है। और आज जो हमारे मध्य प्रदेश का नेक्स्ट टॉपिक है मध्य प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन, अर्थात मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन भी कह सकते हैं आप। तो आज हम बहुत बेहतर तरीके से एमपी का ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बने रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। एमपी का बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं। आपको ये भी बता दूं कि इसी टॉपिक से या कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश के प्राकृतिक विभाजन से एमपी की जितनी भी एग्जाम होती है इनमें करीबन मध्य प्रदेश के 20 से 25 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आप बहुत बेसिक तरीके से इसे पढ़िएगा, ठीक है। मैपिंग और प्रैक्टिकल के द्वारा ही आपको मैं कवर करवाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक मध्य प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं मध्य प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन। इससे पहले हमें इनका क्षेत्रफल पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। उसी के आधार पे हम डिवाइड करेंगे। जैसे कि आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश का आज वर्तमान में क्षेत्रफल 308252 कहते हैं, अर्थात 3,08,252 वर्ग किलोमीटर कहते हैं, ठीक है। क्लियर है, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग किलोमीटर में ही निकलेगा। क्लियर है। तो देखते हैं आज का टॉपिक नेक्स्ट कि भारत में अगर बात करें कि भारत में मध्य प्रदेश का कितना परसेंट है तो देख सकते हैं। जैसे कि भारत का टोटल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। समझ में आ गया है। अर्थात कह सकते हैं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में से मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 30,82,52 वर्ग किलोमीटर। क्लियर है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि भारत के कुल क्षेत्रफल में से मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल परसेंट में देखा जाए तो 9.38% है। अर्थात ये भी कह सकते हैं कि पूरे भारत के कुल क्षेत्रफल का मध्य प्रदेश 30,82,52 वर्ग किलोमीटर है। अगर परसेंट में निकालोगे तो 9.38% है। क्लियर है। तो ये आपको बेसिक क्लियर पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि मध्य प्रदेश का जो प्राकृतिक विभाजन है, अगर भूविज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो हमारे मध्य प्रदेश सर्वाधिक प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भाग है। ये भी याद रखिए आप, ठीक है। यानी मैं बताया आपको कि भूविज्ञान से अगर देखा जाए हमारा मध्य प्रदेश को, ठीक है, तो सर्वाधिक प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का पार्ट है मध्य प्रदेश, ठीक है। आपको ये पता चल गया होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश भौतिक संरचना की दृष्टि से मध्य प्रदेश को निम्न प्रदेशों व निम्न उप प्रदेशों में बांटा गया है। क्लियर है। आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने बताया स्पेशल कि मध्य प्रदेश को भौतिक या प्राकृतिक संरचना की दृष्टि से मध्य प्रदेश को निम्न प्रदेशों व निम्न उप प्रदेशों में बांटा गया है। क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश के प्राकृतिक विभाजन। मध्य प्रदेश के प्राकृतिक विभाजन या कह सकते हैं कि भौतिक संरचना की दृष्टि से मध्य प्रदेश को 3 मुख्य रूप से बांटा गया है। कितने? 3 पार्ट में डिवाइड किया है। क्लियर है। तो वो 3 पार्ट के बारे में जिक्र करते हैं। तो चलिए देखते हैं 3 पार्ट कौन कौन से हैं। यानी मैं आपको बताया कि भौतिक संरचना की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। समझ में आ गया हो आप लोगों को। देखिए भौतिक संरचना की दृष्टि से मध्य प्रदेश के प्राकृतिक विभाजन 3 भागों में डिवाइड किया गया है और वो 3 पार्ट कौन कौन से है वो देखिए, ठीक है। तो देखिए पहला पार्ट, मध्य
उच्च प्रदेश, मध्य उच्च प्रदेश। सेकेंड पार्ट सतपुड़ा मेकल श्रेणी। और तीसरा पार्ट है पूर्वी या बघेलखंड का पठार। ठीक है, ये हमारे मध्य प्रदेश के प्राकृतिक विभाजन मुख्य जो पाठ है वो 3 भागों में बांटा गया, जो आपको बताया है क्रमशः मध्य उच्च प्रदेश, दूसरा है सतपुड़ा मेकल श्रेणी और तीसरा है पूर्वी या बघेलखंड का पठार। ठीक है, ये तो आपको पार्ट बता दिए गए हैं, लेकिन इनका लोकेशन देखा जाए, ठीक है, ये 3 पार्ट हमारे मध्य प्रदेश में किस किस क्षेत्र में विस्तृत रूप से फैला हुआ है और ये कितने वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं और इनके कितने % का योगदान है, ये भी हम क्लियर करते हैं। तो चलिए देखते हैं इनके लोकेशन की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मध्य उच्च प्रदेश। मध्य उच्च प्रदेश हमारे मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र में विस्तृत रूप से फैला हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए यहां से आप देखिए ये वाला पार्ट, ये देखिए आप लोग। ठीक है, ये जो पार्ट बन गया है हमारा पूर्वी क्षेत्र या पूर्वी पठार या इसी को कहते हैं बघेलखंड का पठार। ठीक है, जो हमने बताया है तीसरे नंबर पे। ठीक है, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ठीक है, मध्य प्रदेश का पूर्वी एरिया, ये है पूर्वी या बघेलखंड का पठार। क्लियर है, तो ये है मध्य प्रदेश का पूर्वी पठार। अगर बात करें कि इसी पठार का क्षेत्रफल कितना है, क्लियर है, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग किलोमीटर में देखना है हमें। तो देखिए कि पूर्वी या बघेलखंड का जो पठार है, इसका अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 21,577 वर्ग किलोमीटर। क्लियर है, कहने का मतलब पूर्वी पठार या बघेलखंड के पठार का अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 21,577 कह सकते हैं, अर्थात 21,577 वर्ग किलोमीटर है। अगर बात करें कि हमारे मध्य प्रदेश टोटल 30, 82, 52 वर्ग किलोमीटर में से अगर पूर्वी पठार या बघेलखंड के पठार के परसेंटली में देखना है, परसेंट निकालना है, तो आप बहुत बेसिक तरीके से निकाल सकते हैं आप। ठीक है, तो इसका जो परसेंट निकलेगा मात्र 7% निकलेगा। पूरे एमपी का सबसे छोटा पठार है ये। ठीक है, तो कितना परसेंट है? 7%। तो लिख लीजिए आप 7%। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं सतपुड़ा। ठीक है, कि सतपुड़ा मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र में विस्तृत रूप से फैला हुआ है। ठीक है, तो उस पर भी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए ये लो। ठीक है, ये जो एरिया है दक्षिण का, जो मैंने आपको मैपिंग में बताया है, जो मध्य प्रदेश के दक्षिण में जो एरिया है, ठीक है, ये है सतपुड़ा मेकल श्रेणी। क्लियर है, सतपुड़ा एक पर्वत है, पर्वत श्रेणी है, याद रखिएगा। ठीक है, और मेकल भी एक पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, और टोटल इनको दोनों को ऐड किया है और हम कुल मिलाकर एक पठार का नाम देते हैं सतपुड़ा मेकल श्रेणी का पठार। ठीक है, जो मध्य प्रदेश के सबसे दक्षिण में स्थित है। देखिए जो यहाँ लास्ट अंतिम देखिए यहाँ बड़वानी है, बड़वानी से लग जाता है सतपुड़ा पर्वत और ये चले जाता है अपना होशंगाबाद तक। ठीक है, यहाँ पे होशंगाबाद है और होशंगाबाद से नेक्स्ट मेकल लग जाता है, यानी मेकल श्रेणी स्टार्ट हो जाती है। तो कुल मिलाकर इसे कहते हैं सतपुड़ा मेकल श्रेणी। समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, तो बेहतर तरीके से आप इसे समझेगा। ठीक है, और इसे पर्सनल नोट्स बनाइए आप। ठीक है, और आपसे निवेदन है कि हमारा पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि हम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने वाले हैं, डिटेल और प्रैक्टिकल बताने वाले हैं। क्लियर है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए आप। चलिए स्टार्ट करते हैं। सतपुड़ा
कि सतपुड़ा जो मेकल श्रेणी है, इस सतपुड़ा मेकल श्रेणी की बात करें कि कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है सतपुड़ा मेकल श्रेणी। ठीक है, तो इस देख लीजिए, सतपुड़ा मेकल श्रेणी 34,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्लियर है, कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है? 34,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है सतपुड़ा मेकल श्रेणी। ठीक है, बहुत बेसिक पॉइंट है दोस्तों, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट बात करें कि अगर हम इसे परसेंटली में देखना है तो वो परसेंटली भी निकाल सकते हैं आप। जैसे कि 30, 82, 52 में अगर आप इसी का अगर परसेंट निकालना है तो आप 34 गुणित 100 कर सकते हैं परसेंट में, बटे आप 30, 82, 52 कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत इजीली आपका परसेंट निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका परसेंट जो निकलता है, कितना निकलता है? देखिए, सतपुड़ा मेकल श्रेणी का जो परसेंट है वो 11%। कितना है? 11% है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, आपको परसेंट भी पता चल गया और वर्ग किलोमीटर में पता चल गया आपको। ठीक है, कहने का मतलब है हमारे दो जो प्रादेशिक विभाजन में हमने बांटा है, दो हमारे क्लियर हुए, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि अब तीसरा कौन सा है। जितना भी मध्य प्रदेश का जो पार्ट बचा है, ठीक है, ये बैकग्राउंड जो दिख रहा है आपको, ठीक है, ये पूरा की पूरा कौन सा है? पार्ट, यानी पहला जो बताया मैंने मध्य उच्च प्रदेश। क्लियर है, मध्य उच्च प्रदेश। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, अगर हम बात करें जैसे कि मध्य उच्च प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है तो वो भी देख सकते हैं, और परसेंट में देखना है तो परसेंट में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे समझ में, जैसे मैं आपको बताया कि पूर्वी या बघेलखंड के पठार का जो क्षेत्रफल 21,577 बताया है और परसेंट में 7% बताया है। ठीक है, उसी प्रकार सतपुड़ा मेकल श्रेणी की बात करें, उसी में भी आपको क्षेत्रफल बता दिया गया है। कितना बताया है? 34,000 वर्ग किलोमीटर में बताया है। ठीक है, और अगर परसेंट में बात करें तो कितने परसेंट में निकाला हमने सतपुड़ा मेकल श्रेणी का? ठीक है, 11% निकाला है। क्लियर है, तो ये आपको पता होना चाहिए और बहुत बेसिक पॉइंट है, इसे कवर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उसी प्रकार अगर हम मध्य उच्च प्रदेश का क्षेत्रफल देखें तो कितना क्षेत्रफल है, तो वो भी देख लीजिए आप। कितना है? 2,62,806 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये भी आपको पता हो गया कि मध्य उच्च प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 2,62,806 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, ये कह सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करें कि परसेंटली में देखना है तो कितना परसेंट का योगदान रखता है मध्य प्रदेश में मध्य उच्च प्रदेश। ठीक है, तो देखिए कितना परसेंट है तो निकाल सकते हैं आप। नेक्स्ट, ये टोटल अगर परसेंटली में देखना है 82.25% है, अर्थात 82.25% है। ठीक है, आपको पता है पॉइंट के बाद एक साथ नहीं बोला जाता है। क्लियर है, यानी जैसे कि आप 25 नहीं कह सकते हैं। क्लियर है, ठीक है, 2 और 5 कह सकते हैं। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। तो मैंने बेसिक पॉइंट क्लियर किया है, अर्थात कि मध्य उच्च प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, सतपुड़ा का क्षेत्रफल कितना है और पूर्वी पठार का क्षेत्रफल कितना है, वो परसेंट में कितना है, ये भी हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि मध्य उच्च प्रदेश जो है पहला पॉइंट, ठीक है, मध्य उच्च प्रदेश है। इसी मध्य उच्च प्रदेश को 5 उप प्रदेशों में बांटा गया है। क्लियर है, क्लियर है, 5 उप प्रदेशों में बांटा गया है। क्लियर है, यानी इसी जो पठार है या इसी क्षेत्र है, इसी को 5 भागों में डिवाइड कर दिया गया। या मैं ये कह सकता हूं, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ठीक है, इसी को 5 भागों में डिवाइड किया है। तो 5 भाग कौन कौन से हैं और कौन कौन से क्षेत्र में विस्तृत रूप से फैला हुआ है और उनके क्षेत्रफल कितना है और परसेंट में कितना है, उस पर भी हम बात करते हैं। क्लियर है, तो चलिए देखते हैं इन्हीं का क्षेत्रफल और इन्हीं का पार्ट। ठीक है, तो पहले तो आपको ये पता हो जाना चाहिए कि ये 5 पार्ट कौन कौन से हैं। ठीक है, तो 5 पार्ट की बात करूं तो पहला पार्ट देखिए, मध्य भारत का पठार। ठीक है, पहला। सेकेंड बात करूं तो वह है मालवा का पठार। थर्ड नंबर पे देखिए नर्मदा
सोन घाटी का पठार। ठीक है, हालांकि इसे आप पठार नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये एक समतली क्षेत्र है। ठीक है, नदियों वाला है, इसलिए आप इसे घाटी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए चौथे नंबर पे देखिए, बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, और लास्ट 5 पे आता है रीवा पन्ना, रीवा पन्ना का पठार। ठीक है, रीवा पन्ना का पठार। तो ये आपको मैं 5 पार्ट बताए हैं जो कि मध्य उच्च प्रदेश को 5 उप प्रदेशों में बांटा गया, जो क्रमशः बताया आपको मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी का पठार, बुंदेलखंड का पठार और रीवा पन्ना का पठार। ठीक है, बेसिक पॉइंट क्लियर कर लीजिए। अब ये देखते हैं कि इन 5 पार्ट जो है बांटा है हमने। ठीक है, अर्थात 2,62,806 वर्ग किलोमीटर में हमें और इन्हें 5 भागों में डिवाइड कर दी। ठीक है, अब ये 5 भाग जो हैं ये इस क्षेत्र में कहाँ कहाँ पे स्थित है और कौन कौन से है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य भारत का पठार, कि मध्य भारत का पठार कौन से क्षेत्र में विस्तृत रूप से फैला हुआ है। ठीक है, तो उस पर बात कर लेते हैं। तो चलिए देखिए, ये लो। ठीक है, ये जो एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया मैंने बनाया है, क्लियर है, ये बुंदेलखंड का एरिया है, लेकिन हम बात कर रहे हैं मध्य भारत का पठार। तो देखिए, नेक्स्ट देखिए आप, ये लो, क्लियर है। यानी ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये नीमच वाला है और कुछ पार्ट मंदसौर का चले जाता है। ठीक है, और ये है राजगढ़, और यहाँ पे देखिए आप, चाचौड़ा नया जिला बना है गुना से पृथक होके, और ये गुना है। यहाँ पे कुछ पार्ट अशोकनगर का आता है और यहाँ पे शिवपुरी का कुछ पार्ट आता है। ठीक है, आधा पार्ट आता है, कह सकते हैं ग्वालियर का कुछ पार्ट आता है, और ये सोईपुर मुरैना और भिंड है, और दतिया का कुछ पार्ट आता है। ठीक है, कुल मिलाकर कह सकते हैं कि उत्तरी क्षेत्र मध्य प्रदेश का जो है वो मध्य भारत के पठार में आते हैं। जिले भी आपको याद रखिए कि कौन सा जिला कौन से पठार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया आपको कि ये जो पार्ट है कौन सा है, आपको बताया है मध्य भारत का पठार है। ठीक है, इतना जो एरिया है वो किसका है, मध्य भारत पठार है। क्लियर है, तो आप इसे बहुत व्यवस्थित तरीके से कवर कर सकते हैं। अब इसे आप थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा सा मैं आपको हिंट देता हूं। देख लीजिए आप, ये लो। ठीक है, ये कौन सा एरिया हो गया, मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार। ठीक है, अब ये तो पता चल गया हमें कि ये है मध्य भारत का पठार, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि इसका वर्ग किलोमीटर कितना है। ठीक है, यानी क्षेत्रफल कितना है। यह क्षेत्रफल इसी 2,62,806 वर्ग किलोमीटर में से ही निकाला जाएगा। क्लियर है, तो अब देखिए कि इसी का क्षेत्रफल कितना है, तो आपको मैं बता दूं, इसका जो क्षेत्रफल है मध्य भारत पठार का 32,896 वर्ग किलोमीटर, अर्थात कह सकते हैं 32,896 वर्ग किलोमीटर है। अगर परसेंटली में निकालना है, जैसे कि हमने जैसे कि सतपुड़ा का परसेंट निकाला हमने, पूर्वी का परसेंट निकाला है। ठीक है, उसी प्रकार का परसेंट देखेंगे तो इसी 82.25% में ही से ही निकाला जाएगा। ठीक है, तो अगर परसेंट में देखा जाए तो कितने परसेंट का योगदान रखता है मध्य भारत का पठार, तो देख लीजिए कितना परसेंट है, 10.68। ठीक है, 0.68। क्लियर है, 10.68% मध्य भारत का पठार। क्लियर है, तो ये भी आपको पता चल गया होगा। बहुत बेसिक है, बहुत प्रैक्टिकल है, मैपिंग के द्वारा ही आप कवर कीजिए ताकि बहुत बेहतर तरीके से कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं दूसरा। तो दूसरा देखते हैं मालवा।
जो एमपी का सबसे बड़ा विस्तृत रूप से फैला हुआ पठार, ठीक है, क्लियर है, बहुत ज्यादा एरिया में भी फैला हुआ, क्लियर है, जनसंख्या भी इसी पठार में ज्यादा है, ठीक है, ये भी याद रखिए आप। नेक्स्ट बात करते हैं मालवा। अब मालवा का एरिया देख लीजिए आप, देखिए ये लो, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये लो, ठीक है, और यहां से आप नेक्स्ट देखिए ये वाला पार्ट, ये लो, ठीक है, ये जो एरिया है, ये पूरा एरिया, ये कौन सा एरिया है, मालवा का है, ठीक है, कौन सा एरिया है, मालवा। ये जो एरिया है ये पूरा मालवा है, क्लियर है। अब मैं ये जो लिखा था इसे मैं साइड में रखूंगा, क्योंकि ये किसका था, बघेल, सॉरी, मध्य उच्च प्रदेश का, ठीक, कितना था, वर्ग किलोमीटर, ठीक है, परसेंट में कितना था, 82.25% में, ठीक है। अब देखिए इसे मैं हटा देता हूं। अब ये है मालवा, क्लियर है, एमपी का सबसे बड़ा पठार, मालवा का पठार, ठीक है। अब मालवा की पठार का अगर क्षेत्रफल की बात करें कि कितने क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो ये सबसे बड़ा है तो ज्यादा ही हो सकता है। तो देखिए 88,222 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत रूप से फैला हुआ है, ठीक है। अब परसेंट में देखोगे तो कितना परसेंट, ठीक है, परसेंट निकालो तो कितना परसेंट निकलेगा, बहुत इजी है, कैसे याद करोगे, 28%। अब कैसे याद रखो, 88 का 8 ले लो, ठीक है, बहुत इजी है, 88 का 8 ले लो, बाकी दो ही तो आपको लिखना है, मैं बहुत आगे भी बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि मालवा पठार सबसे बड़ा पठार है और विस्तृत रूप से फैला हुआ है, ठीक है। अब आपको लोकेशन भी पता चल गया। लोकेशन का अर्थ कहने का मतलब है ये जो एरिया है मैं ग्रीन मार्कर से आपके सामने दर्शा रहा हूं, ठीक है। तो ये देख लीजिए आप, ठीक है, तो ये है आपके सामने मालवा का पठार। चलो, तो आपको पता चल गया है, जो ग्रीन मार्कर से मैंने दर्शाया है, ठीक है, जो कौन सा पठार है, मालवा का पठार है, क्लियर है। और आपको ये भी दिखा, जो रेड मार्कर से मैंने एक लाइन खींची है मध्य प्रदेश के मध्य से, ये कर्क रेखा है, मैंने लिखा है कर्क रेखा, या इसी को कहते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, क्लियर है। और इसी को इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नर्मदा सोन घाटी, क्लियर है। नर्मदा सोन घाटी का जो पठार है वो आपको स्पेशल दिख रहा है, पर कौन सा है ये पता होना चाहिए। देखिए यहां से देखिए ये वाला पार्ट, ये लो, ये जो पार्ट है ये किसका है, नर्मदा सोन घाटी। ये जो एरिया है ये नर्मदा सोन घाटी का पठार है या घाटी है कह सकते हैं। चलिए देखिए, ये आपके सामने मैं दर्शा रहा हूं, ठीक है, ये कौन सा पठार है, नर्मदा सोन घाटी का पठार है, ठीक है। अब बात करते हैं कि नर्मदा सोन घाटी मध्य प्रदेश के कितने क्षेत्रों में विस्तृत रूप से फैला हुआ है, अर्थात कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि नर्मदा सोन घाटी मध्य प्रदेश के कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। तो देख लीजिए, यह मध्य प्रदेश का दूसरा बड़ा पठार है, अर्थात कह सकते हैं मालवा के बाद इसी का नंबर आता है। तो चलिए वर्ग किलोमीटर की बात करें तो ये है 86,000 वर्ग किलोमीटर, क्लियर है, 86,000 वर्ग किलोमीटर है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर बात करें कि परसेंट में देखना है तो कितना परसेंट निकालोगे और कैसे निकालोगे, तो देख लीजिए डायरेक्टली आप कितना परसेंट का योगदान रखता है, तो 26, ठीक है। यहाँ पे लिया था 88 का 8, यहाँ पे लेना है 86 का 6, ठीक है। ऑलरेडी 2 आपको परसेंट में लेना है आगे, तो ये थोड़ा बेसिक है, थोड़ा याद रखिएगा, याद रखने के लिए तरीका बताया आपको, ठीक है। तो याद रखिए 88 का 8 और ये 2 है और 86 का 6 और ये याद रखना है, ठीक है, क्लियर है। तो ये बहुत बेसिक पॉइंट है, आपको याद रखना है, क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं तीसरा पठार की ओर, कह सकते हैं
बुंदेलखंड। क्लियर है, बुंदेलखंड। अब बुंदेलखंड का जो एरिया है ये वाला देखिए, अब आपको मैं पहले बता दिएगा, ठीक है। ये कौन सा एरिया है, बुंदेलखंड, ठीक है। तो ये जो एरिया है ये है बुंदेलखंड, ठीक है, बुंदेलखंड। तो आपको बहुत बेसिक तरीके से प्रैक्टिकल मैपिंग में आपको पूरी चीजें में दर्शा के आपको बहुत बेसिक पॉइंट क्लियर करवा रहा हूं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लियर है, तो चलिए देखते हैं बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड के पठार की बात करें, जैसे कि हमने बताए थे 2,62,806 वर्ग किलोमीटर में से ही इसी का वर्ग किलोमीटर होगा, ठीक है। तो देखिए कि कितना वर्ग किलोमीटर है, या कह सकते हैं कि बुंदेलखंड कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो यहाँ पे देखिए आप इसी को मैं इधर दर्शाता हूँ, ठीक है। देखिए बुंदेलखंड 23,733, ठीक है। अर्थात ये कह सकते हैं 23,733 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, 23,733 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर इसी को परसेंटली में जिक्र करें या परसेंटली में देखा जाए कि कितना परसेंट का योगदान रखता है, तो याद रखना है 7.7% का योगदान है, ठीक है। 7.7% का योगदान है। अर्थात मध्य प्रदेश का दूसरा छोटा पठार है, ठीक है। पहला छोटा कौन सा है, ये 7 पॉइंट में है और ये 7.7 में है। क्लियर है, अर्थात ये कह सकते हैं सबसे जो छोटा है वो कौन सा है, पूर्वी, और इसके सेकंड पे हमारा बुंदेलखंड का एरिया, ठीक है। तो ये आपको बहुत बेसिक तरीके से कवर हो गया होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट और बचा है लास्ट, यानी रीवा पन्ना। अब आप जायज़ की बात है, जो आपके सामने है, जो आपके सामने है स्पेशल दिख रहा है खाली, ठीक है, यही है रीवा पन्ना का पठार, ठीक है। लेकिन आपको ये पता हो जाना चाहिए कि रीवा पन्ना का जो पठार है ये कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है और कितने परसेंट का योगदान रखता है, ठीक है। तो उस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये जो एरिया है किसका है, रीवा पन्ना का पठार। चलिए रीवा पन्ना जो है कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है, पहले इस पे बात कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, रीवा पन्ना 31,955 वर्ग किलोमीटर में फैला है। कितना है, 31,955 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ कौन सा पठार है, रीवा पन्ना का पठार। क्लियर है, क्लियर है। अब परसेंट में देख लीजिए कि कितना परसेंट का योगदान रखता है, तो ये भी देख लीजिए, यह पठार 10.37%, ठीक है, 10.37% का योगदान रीवा पन्ना का पठार या रीवा पन्ना का प्लांटेट रखता है, ठीक है। तो चलिए कुल मिलाकर हमारे मध्य प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन हो गया है, ठीक है। या ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश का भौतिक संरचना की दृष्टि से हमने 3 भागों में बांटा था, मुख्य 3 भाग में, ठीक है। वो बताया आपको कौन कौन से बताए हैं, मध्य उच्च प्रदेश बताया है, ठीक है, सतपुड़ा मेकलश्रेणी और बघेलखंड का पठार। उसी 3 प्रदेशों में पहला जो था हमारा मध्य उच्च प्रदेश, उसी मध्य उच्च प्रदेश को 5 उप प्रदेशों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। जो आपको मैं बहुत बेसिक से बताया है, कौन कौन से हैं, मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी का पठार, ठीक है, बुंदेलखंड का पठार और रीवा पन्ना का पठार। क्लियर है, तो ये आपको मैं बहुत बेसिक तरीके से बताया है और इसी को हमने बहुत बेसिक यानी 30-52 वर्ग किलोमीटर में हमने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। जैसे कि मालवा को बता दिया 88,222, क्लियर है। उसी प्रकार नर्मदा सोन घाटी को बता दिया 86,000 वर्ग किलोमीटर, सतपुड़ा को बता दिया 34,000 वर्ग किलोमीटर में, ठीक है। उसी प्रकार मध्य भारत पठार को बता दिया 32,896 वर्ग किलोमीटर, बुंदेलखंड को बता दिया 23,733 वर्ग किलोमीटर में बता दिया, ठीक है। उसी प्रकार पूर्वी पठार या बघेलखंड के पठार को बता दिया आप लोगों को कितना, 21,577 वर्ग किलोमीटर में बता दिया। क्लियर है।
और रीवा पन्ना को बता दिया 31,955 वर्ग किलोमीटर में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, तो ये बेसिक पॉइंट है, बहुत बेसिक तरीके से पढ़िए से। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को बहुत बेसिक तरीके से समझ में आया है। ठीक है, अगर समझ में आया है तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे आगे। ठीक है, तो और देखते हैं इसके कुछ बेसिक पॉइंट। चलिए बेसिक पॉइंट देख लेते हैं। ये जो है कौन सा है, पूर्वी। ठीक है, ये है पूर्वी। और ये जो एरिया है ये वाला, ये कौन सा है, सतपुड़ा का। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो एक बार और पीछे जाके देखिए ताकि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, आगे समझ में। तो ये हो गए हमारे, यानी ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश का प्राकृतिक या भौतिक विभाजन में हमने कुल मिलाकर 7 पठारों में डिवाइड किया। कितने पठारों में? 7 पठारों में। ठीक है, और आपको ये भी बता दिया कि कर्क रेखा गुजर रही है। तो आप ये बता सकते हैं कि कौन कौन से पठार में कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, हालांकि यह कर्क रेखा हमारे भारत के 8 राज्यों से गुजरती हैं। ठीक है, 8 राज्यों से गुजरते हैं, 8 राज्य के 42 जिलों से गुजरती हैं। ठीक है, जैसे मध्य प्रदेश के 14 जिले हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ के 3 जिले हुए, राजस्थान के 2 जिले हुए, इसी प्रकार टोटल 8 जिले के 42 जिले हो जाए, 8 राज्य के 42 जिले हो जाएंगे। तो ये याद रखिए, जैसे कि मालवा पठार में जा रही है, रीवा पन्ना में भी गुजरती है और बघेलखंड के पठार में भी गुजरती है। कौन सी रेखा? कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, उत्तरी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ठीक है, मैंने एक लाइन यहाँ पे भी खींची है। ठीक है, ये लाइन किसको शो करते हैं? ये हमारे भारत का टाइम है, भारत का समय इसी लाइन पे डिसाइड होता है। कौन सी रेखा है? ये देशांतर रेखा। ठीक है, ये लेटीट्यूड लाइन है, ये लॉन्गिट्यूड लाइन है। ठीक है, ये देशांतर रेखा है, अक्षांश रेखा। अब देशांतर कौन सी है? 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा है। क्लियर है? 82.5 पूर्वी देशांतर, 82.5 पूर्वी ईस्ट लॉन्गिट्यूड लाइन जो है, जहां पर हमारा भारत का समय डिसाइड होता है। ठीक है, या इसी को क्या कहते हैं? IST रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं जो भारत। यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश का ये मिर्जापुर है, मिर्जापुर का या नैनी है। ठीक है, इसका मुख्यालय है किसका? 82.5 डिग्री का। ठीक, यह समय डिसाइड होता है। तो ये बेसिक है, मैंने बताया है आपको मैपिंग में। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि पूर्वी पठार से हमारे 82.5 डिग्री गुजरती हैं। ठीक है, कौन से जिले से गुजरती है? तो बहुत बेसिक पॉइंट है, सिंगरौली से गुजरती, मात्र एक जिला है। ठीक है, तो ये याद रखिए आप। तो ये बेसिक कवर किया मैंने बहुत बेसिक तरीके से। इसका स्क्रीन शॉट लीजिए आप। चलिए आप नेक्स्ट देखिए कि मध्य प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन ने हमें 7 भाग में डिवाइड हो गए। अब ये कितने हो गए? 7 भागों में डिवाइड हो गए। ठीक है, मुख्य रूप से 3 थे, लेकिन एक जो पार्ट से हम 5 भाग में बांट दिया, टोटल कुल मिलाकर 7 हो जाते हैं। ठीक है, अब हम आगे का जो टॉपिक रहेगा दोस्तों, आगे का जो टॉपिक रहेगा, इन्हीं पठारों की बेसिक पॉइंट क्लियर होंगे। यानी अर्थात ये कह सकते हैं जैसे कि मालवा का पूरा बेसिक रहेगी कि मालवा पठार की निर्माण कैसे हुआ था, उत्पत्ति उद्गार कैसे हुआ था। ठीक है, इसकी स्थिति क्या है, स्थिति भी देखेंगे हम। ठीक है, अक्षांश देशांतर भी देख सकते हैं इन पठारों के। ऐसे कुल मिलाकर हर फैक्ट हम हर पठारों के बारे में जिक्र करेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा नेक्स्ट रहेगा और आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और आपको जब तक समझ में नहीं आए तब तक इसे देखते रहिए, क्योंकि बहुत बेसिक है और आगे भी ऐसे ही वीडियो आपको प्रैक्टिकल मिलने वाले हैं, इसलिए हमारे चैनल पे बने रहिए आप। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।